जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए 10 क्लास मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सेट किया हूं, जो आपके बिहार बोर्ड में एकदम आएंगे ही आएंगे। यदि बच्चों आप लोगों को मैथ में कुछ भी नहीं आता है और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों का 30 से 40 नंबर आसानी से मैथ में आ सकता है। तो बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा से देखने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं कि सवाल को पढ़ लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो दिया हुआ है कि HCF 306 कोमा 657 बराबर 9, यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों। तो हम लोग को निकालना है बच्चों एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम हम लोग को ज्ञात करना है। तो बच्चों इस सवाल को आप लोग को देखकर अजीब सा दिख रहा होगा, लेकिन ये जो सवाल है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये हर एक साल एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार इसमें जो दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर पहली संख्या दिया हुआ है, हमारा हो जाएगा दूसरी संख्या। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग लिख लेंगे पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर कितना दिया है बच्चों, तो यहां पर दिया है 306 दिया हुआ है। और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है बच्चों, दूसरी संख्या कितना दिया है यहां पर बच्चों, तो 600 हमारा 57 दिया हुआ है बच्चों। यहां पर हमारा सब कुछ दिया हुआ है। और इन दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया हुआ है, HCF बराबर कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है। और हम लोग को क्या पूछ रहा है, तो ये दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है। तो यहाँ पर एलसीएम बराबर हमको क्या करना है बच्चों कि निकालना है। तो यहाँ पर वाट लिख देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों, एलसीएम बराबर हमारा सूत्र क्या होता है। एलसीएम बराबर तो पहली संख्या, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बच्चों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या और बटा में हो जाता है बच्चों, यहां पर हमारा हो जाएगा HCF। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सब कुछ हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमको इन सभी के जगह पर इनके मानों को रख देना है। तो पहली संख्या कितना दिया है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 306 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 306। ठीक है, यहाँ पर गुणा है तो गुणा लिखेंगे। दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, 657, तो यहाँ पर लिखेंगे 657। यहाँ पर हमारा हो जाएगा HCF की जगह पर हो जाएगा हमारा 9। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों की, या तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करके 9 से कटा दीजिए, या तो 9 से अगर कोई संख्या इसमें से कट रही है तो कटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा ये कटेगा, कितने बार में कटेगा, तो चलिए कटाते हैं। यहाँ पर देखिए 657 को हम 9 से भाग देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे देते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखिए 9 साथे कितना होता है बच्चों, तो 63 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 63। ठीक है, अब कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर 6 कट जाएगा, तो ऊपर से कितना उतरेगा, 7। और नतरी कितना होता है, 27 होता है। यानी कि हमारा कट गया कितने बार में, 73 बार में। यानी कि 9 से जो हमारा 657 कितने बार में कटा बच्चों, तो 73 बार में। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं 306 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा 73। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा बच्चों कि यहाँ पर आपको गुणा करने आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा गुणा कर दे रहा हूँ। 306 गुणे कितना हो जाएंगे, तो 73 हो जाएंगे। अब चलिए गुणा करते हैं, तो कितना होगा, देखिए 36 18 के 8, हासिल बचेगा 1। 3 में 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिख देंगे। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 के 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि 7 में 6 का गुणा करेंगे। तो 7 6 के कितना होता है, तो 42 होता है। 42 को हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 2। और हासिल कितना बचेगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 हासिल हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 का गुणा हम 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। और 0 में जब 4 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या करेंगे कि 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 17 के 21, तो यहाँ पर लिख दिए 21। अब यहाँ पर चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो 8 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए 9 और 4 कितना होता है 13, तो 13 के 3 लिखेंगे, हासिल 1 बचेगा। यहाँ पर एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, यानी कि 22,338। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों 22,338, ठीक है। तो यही हमारा एलसीएम बराबर आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा यही हमारे फाइनल आंसर है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पहले क्वेश्चन को समझने के बाद अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा सवाल दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं बच्चों की √3 एक अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन क्या करना है कि इसको सिद्ध करके बताना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ऐसे सवाल में अपरिमेय बोल रहा है बच्चों ना, तो इसका हम लोग क्या मान लेंगे कि उल्टा मान लेंगे, यानी कि परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ पर चलिए बच्चों, इसको हम लोग क्या करेंगे कि सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों की माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है, ठीक है। जब हमारा ये परिमेय संख्या हो गई तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे √3 बराबर P/Q। यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि बच्चों Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि यदि बच्चों यहाँ पर P/Q का हम HCF निकालें तो हमारा HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तभी वो हमारा सह अभाज्य संख्या कहलाएगी, अन्यथा सह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको हम पुनः एक बार और लिख रहे हैं। यहाँ पर √3 बराबर P/Q, ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्क करेंगे। यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखिए दोनों तरफ हम क्या कर देंगे कि वर्क करेंगे। यहां पर √3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर हमारा हो जाएगा P/Q, इसका भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब चलिए इसको अब हम लोग हल करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए √3 है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर करना, तो इधर मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमारा √3 है और यहाँ पर गुणे √3 है, ठीक है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 9 किसका वर्गमूल होता है? तो 3 का होता है। तो यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर 3 लिख दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर P का स्क्वायर करेंगे तो हमारा P² हो जाएगा और Q का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा Q², ठीक है। अब इसके नीचे एक छिपा है, तब क्या करेंगे कि तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पर जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 का Q² में गुणा होगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3Q², ठीक है। अब इधर हो जाएगा हमारा P²। इसको हम लोग मान लेंगे बच्चों समीकरण 1 यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा। यहाँ पर देखिए 3 और Q² के बीच में यहाँ पर गुणा छिपा है। जब इसको उधर भेजेंगे तो भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि 3 P² को विभाजित करता है, ठीक है बच्चों। इसीलिए 3 P को भी विभाजित करेगा, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब कि यहां पर देखिए, यहां पर 3 और Q² के बीच में गुणा छिपा हुआ है। जब उधर जाएगा तो यहां पर देखिए हमारा ऐसे हो जाएगा ना, P²/3 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा Q²। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि बच्चों, यहाँ पर देखिए जो 3 है ना P² को विभाजित कर रहा है, इसीलिए जो 3 है P² को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग अब मानेंगे, माना कि
माना कि यहाँ पर जो p है ना, p की जगह पर हम मान लेते हैं यहाँ पर 3m मान लेते हैं। अब चाहे तो m की जगह पर कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। जहां पर p हमारा दिख रहा है ना, वहां पर रखेंगे 3m। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 3q²। और p की जगह पर कितना रखेंगे बच्चों, तो 3m रखेंगे। और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हमारा इसका हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए इसको हल करें हम बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3q²। और यहाँ पर जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और m का करेंगे तो m² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा 3 से 9 कितने बार में कटेगा, तो 3 बार में कटेगा। इसको कटा सकते हैं हम। तो यहाँ पर बचेगा q² बटा में 3m²। यहां पर मान लेंगे बच्चों समीकरण 2। ठीक है, अब यहां पर देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए 3 और m² के बीच में गुणा छिपा है। जब इधर भेजेंगे तो भाग में बदल जाएगा। जब भाग में बदल जाएगा तो यहां पर क्या करेंगे बच्चों, यहां पर लिखेंगे, चूंकि इसी बात को जो ऊपर लिखे है ना यहां पर भी लिख देंगे। यहां पर लिखेंगे चूंकि 3q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, इसीलिए 3 Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए बच्चों, कहने का मतलब कि यहां पर हमारा जो q² है ना, यहां पर समझा रहे हैं q² है। और यहां पर देखिए 3 और m² के बीच में गुणा छिपा है। जब इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा, और यहां पर हमारा सिर्फ m बच जाएगा। कहने का मतलब वही बच्चों कि यहां पर जो 3 है ना q² को विभाजित कर रहा है, इसलिए जब यहां पर स्क्वायर हट जाएगा तो यहां पर हमारा q, यहां पर 3 q को विभाजित करेगा। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों अब हम लोग क्या, समीकरण समीकरण 1 तथा 2 से। यहां पर देखिए बच्चों, शुरू में हम लोग क्या बोले हैं, अभाज्य संख्या कब कहलाएगी, जब इन दोनों का HCF 1 आना चाहिए। कहने का मतलब कि 1 से विभाजित होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए बच्चों क्या हो रहा है कि 3 से विभाजित कर रही है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। यहां पर लिखेंगे, चूंकि यहां पर समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे, यहां विरोधाभास 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 उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे अतः हमारी मानी गई संकल्पना असत्य है। ठीक है बच्चों, असत्य है। इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। अब चाहे तो बच्चों इसको एकदम शुरू से उतार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो सवाल है ना बच्चों, आपके बिहार बोर्ड में लगभग हर एक साल रिपीट होते रहता है। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ बच्चों, इस टॉपिक से आपके बिहार बोर्ड में 2 नंबर का फिक्स रहता है कि एकदम पूछेगा ही। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा सवाल दिया हुआ है, √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ पर जो दिया है ना बच्चों, यहाँ पर इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है कि √3x माइनस √8y बराबर 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। ठीक बच्चों, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक समीकरण को दूसरे समीकरण में क्या करना, प्रतिस्थापित करना। उसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं कि प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है बच्चों कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि प्रतिस्थापन विधि से हल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से
हल। ठीक है बच्चों, यदि आप लोग को समझ में नहीं आएगा ना तो कमेंट अपना जरूर कीजिएगा कि आप लोग को कहाँ पर नहीं समझ में आया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए अब हम लिख दिया ना कि प्रतिस्थापन विधि से हल। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि इसमें से कौन सा समीकरण आसान है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों दोनों यहाँ पर समीकरण एक ही तरह का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वो समीकरण के हम ले लेंगे, यानी कि लिखेंगे समीकरण एक से। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण एक से। ठीक है बच्चों, अब समीकरण एक हमारा क्या है, √2x प्लस √3y। ठीक है बच्चों, बिना स्किप किए हुए ही वीडियो को आप लोग देखिएगा। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा √2x। अब यहाँ पर प्लस है ना, तो उधर जब जाएगा तो हमारा माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस √3y। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, √2 और x के बीच में क्या छिपा है, तो गुणा। जब उधर जाएगा ब्रैकेट के उस साइड में जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा x बराबर हो जाएगा बच्चों -√3y, और बटा में कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा √2। अब यहाँ पर देखिए समीकरण एक है, यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि इस x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। जब एक को लेकर बनाएंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, और जब 2 को लेकर बनाएंगे यहाँ पर समीकरण 3 ना, तो 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम 1 को लेकर बनाए तो समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों की इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है बच्चों। बच्चों जो क्वेश्चन है ना आपके बिहार बोर्ड में लगभग हर एक साल पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए समीकरण x का मान हमारा कितना है, -√3y बटा में √2। तो यहाँ पर जहां पर हमारा x दिखेगा समीकरण 2 में ना, वहां पर इस मान को हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा √3y पहले ही से दिया है, सॉरी यहाँ पर √3 हमारा दिया हुआ है, और x के जगह पर हम कितना रख देंगे बच्चों, तो यहाँ पर -√3y और बटा में √2। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर माइनस कितना है, -√8y, तो -√8y। ठीक है, बराबर 0 दिया है तो 0 लिख देंगे। अब चलिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर भी हमारा रूट के अंदर 3 है, और यहाँ पर भी रूट के अंदर क्या है, 3 है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि यदि रूट के अंदर सेम संख्या है, अब गुणा करना है हम लोग को। ठीक है, तो ये जब गुणा हो जाएगा तो 3 3 के 9 हो जाएगा, रूट के अंदर 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे -3। ठीक है, क्योंकि माइनस हमारे इधर हमारा माइनस रहता था, माइनस माइनस भी कट जाता। अब देखिए y यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3y, और बटा में हमारा √2 है, तो बटा में रूट तो हम लिखेंगे ही। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस यहाँ पर 8 है। ठीक है ना, यहाँ पर 8 लिख देंगे और y बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, इसके नीचे एक छिपा है ना, तो एक यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर आप लोग को देखकर नजर आ रहा होगा कि भिन्न के जोड़ जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए √2 और 1 का जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, √2 ही होगा। अब इसमें जब इससे भागा करेंगे, यानी कि √2 में √2 से भागा करेंगे तो एक बार में कटेगा, और एक में यहाँ पर यहाँ पर -3y में गुणा करेंगे तो यहाँ पर वही होगा, यानी कि -3y। ठीक है बच्चों, यहाँ पर या का चिन्ह दे लेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो सबसे पहले माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक में जब √2 से भाग करेंगे ना, तो √2 ही बार में कटेगा, और √2 यानी कि कहने का मतलब बच्चों कि यहाँ पर √2 गुणे यहाँ पर हमारा √8 है, तो जब दोनों का गुणा करेंगे तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा रूट के अंदर कितना, 16। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बराबर 0 दिया है तो 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों जब इसको हल हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3y। अब यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि 16 किसका वर्गमूल है, तो 4 का, तो यहाँ पर डायरेक्ट 4 लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन में मत हो जाइएगा कि 4 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर हमारा 16 है, तो 16 का वर्गमूल हमारा 4 होता है, तो यहाँ पर 4 लिख दिए। अब बटा में हमारा कितना है, √2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे √2।
2। ठीक है बच्चों, बराबर 0 है तो बराबर 0 लिखेंगे। अब चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर बच्चों y है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर y हम लिखते चलेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -7y, और बटा में कितना है बच्चों, तो यहाँ पर √2 है, और बराबर 0 लिख देंगे हम। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि बच्चों यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पुनः यहाँ पर देखिए इसके नीचे एक छिपा है ना, कोई भी संख्या रहती है उसके हर में हमारा एक छिपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 3 मल्टीप्लाई, यानी कि 3 मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस √2 का गुणा हम 0 में करेंगे, और यहाँ पर देखिए इसका गुणा हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यानी कि -7y का गुणा हम 1 में करेंगे तो -7y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब √2 का गुणा हम 0 में करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी संख्या उसमें अगर हम गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं तो हमारा 0 ही हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा तो 0 हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए -7y, और यहाँ पर देखिए y के बीच में गुणा छिपा है, जब उधर भेजेंगे तो भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 0 बटा में -7। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए जब भाग देंगे तो यहाँ पर y का भी मान कितना आ जाएगा बच्चों, y बराबर हमारा 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए y का मान तो हमारा निकल चुका है, लेकिन हमको x का भी मान निकालना है। तो इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पर 3 में रख देंगे। ठीक है, आप चाहे तो 3 में रख सकते हैं, चाहे तो 1 में रख सकते हैं, या 2 में भी रख सकते हैं, यानी कि किसी भी समीकरण में आप रखेंगे उतना ही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा x बराबर कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर देखिए x बराबर कितना दिया है समीकरण, तो -√3y, और बटा में यहाँ पर कितना दिया है बच्चों, तो यहाँ पर √2 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना हमारा y का मान आया है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हमारा 0 आया है। तो y के जगह पर कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। तो x बराबर हमारा हो जाएगा -√3 गुणे y के जगह पर 0 रख देंगे, और बटा में हमारा कितना हो जाएगा, √2। जब इन संख्याओं में हम गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या जब गुणा या भाग कर रहे हैं तो 0 ही होता है, और बटा में हमारा कितना हो जाएगा, √2। तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब कि बच्चों हमारा x का मान 0 आ गया, और y का मान भी कितना आ गया, 0 आ गया। ये जो सवाल है ना बच्चों, आपके बिहार बोर्ड में लगभग हर एक साल पूछा गया है। तो बच्चों आप लोग को बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल 100% ही सवाल समझ में आया होगा। यदि बच्चों आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप चाहें तो बच्चों इस वीडियो का ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों जो ये क्वेश्चन है ना, आपके बिहार बोर्ड में लगभग हर एक साल पूछा जाता है, वो भी 5 नंबर का है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों मैं जो विधि आप लोग को बताऊंगा ना, वो बिल्कुल आसान विधि होगी, जो कि आप लोग पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक साल पूछता है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर जो 2 समीकरण दिया हुआ है ना, इन दोनों समीकरण को सबसे पहले लिख लेते हैं। तब मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ कि इसको हल करने बता रहा हूँ कि इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है x - y और +1 बराबर 0 दिया है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समीकरण बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x - y, अब यहाँ पर देखिए प्लस है, तो उधर जब जाता है ना, यानी कि बराबर की जब उधर में जाता है तो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्लस है तो जब उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे बच्चों समीकरण 1। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y - 12 बराबर 0 दिया है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम लोग समीकरण बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3x + 2y
और यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस है, जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12। इसको हम लोग मान लेंगे बच्चों समीकरण 2। अब यहाँ तक देखिए आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। अब चलिए बच्चों मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको हल कर दे रहा हूँ, क्योंकि इस सवाल में ना बच्चों आप लोगों को ग्राफ खींचने के लिए भी बोल रहा है। तो ग्राफ खींचने के लिए हर एक समीकरण का 2 मान होना आवश्यक है। अगर 2 मान नहीं होंगे ना तो आप ग्राफ को नहीं खींच पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा पहला समीकरण दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि समीकरण 1 से, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 से, ठीक। अब यहाँ पर जब 1 लिख देंगे ना तो 1 लिखने के बाद यहाँ पर एक नीचे एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। मैं जैसे आप लोग को बता रहा हूँ ना, ठीक आप वैसे ही अपने एग्जाम में बनाइएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको 3 भागों में क्या करेंगे कि विभाजित करेंगे। अब यहाँ पर जो भाग होगा ना इसमें लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि x के सामने यहाँ पर जो पहला खाना दिया हुआ है ना, यहाँ पर एक बार 0 मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए जब x का मान हम 0 माने हैं बच्चों, तो जहां जहां पर हमारा x दिख रहा है ना, वहां पर क्या रखेंगे बच्चों, 0 रखेंगे पहले समीकरण के लिए। तो यहाँ पर देखिए x बराबर जब 0 माने हैं, तो यहाँ पर देखिए x बराबर जब 0 माने हैं तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण को लिख ले रहे हैं, यहाँ पर -1। तो x बराबर 0, यहाँ पर -y और -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 में से जब y घटाएंगे तो हमारा -y ही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर -1। तो यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना हमारा बच जाएगा बच्चों, तो 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y वाला में 1 लिख लिए, क्योंकि बच्चों जब x का मान 0 हम रखे हैं तो y का मान हमारा 1 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर हम एक बार y में 0 रखेंगे लास्ट में। जब y का मान हम 0 रखे हैं तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। जब y का मान 0 रखे हैं तो यहाँ पर y की जगह पर 0 रख देंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हमारा -1 है तो -1 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए x में से जब 0 घटेगा तो x ही बचेगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा -1, क्योंकि -1 ही हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -1। कहने का मतलब कि बच्चों जब हम एक बार x का मान 0 रखे तो y का मान 1 आया, और जब y का मान 0 रखे तो x का मान कितना आ गया, -1 आ गया। तो ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर भी दूसरे समीकरण में भी एक बॉक्स बनाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से, लेकिन यहाँ पर लिखना कोई उचित नहीं होगा क्योंकि हम समीकरण 2 में ही हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण जब 2 से लिखेंगे तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी 3 भागों में क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, यानी कि बांटेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर एक बार x बराबर 0 माने हैं ना, ठीक दूसरे समीकरण में भी x बराबर एक बार यहाँ पर 0 मान लेंगे, ठीक है। जब x बराबर 0 मान लिए तो जहां जहां पर समीकरण 2 में x दिख रहा है ना, वहां पर 0 रख देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 3, और x के जगह पर जब 0 माने हैं तो 3 गुणे 0 हो जाएगा, और प्लस 2y है तो 2y, और बराबर 12 है तो 12 लिख देंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 3 में जब 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों अगर कोई भी संख्या उसमें 0 का गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं तो हमारा 0 ही हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और बराबर 12 है तो 12 लिख देंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 0 में जब 2y जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 2y ही हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 12 है तो 12 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 2 और y के बीच में गुणा छिपा है, जब उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो 12 बटा में कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो कितने बार में, 6 बार में। तो यहाँ पर बच्चों हम इस बॉक्स में भर देंगे कितना, 6। कहने का मतलब कि बच्चों जब x बराबर 0 माने तो y का मान कितना है, यहाँ पर हल करिए हैं बच्चों तो 6 आ गया है, हमारा 6 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या किए हैं कि x का मान 0 रखे तो y का मान 6 आ गया। तब यहाँ पर देखिए y बराबर हम 0 रख देंगे तो x का मान निकालेंगे। तो चलिए समीकरणों में हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में जहां पर y दिख रहा है ना, वहां पर 0 रख देंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 3x प्लस 2 गुणे यहाँ पर 0 हो जाएगा बच्चों, और बराबर 12 दिया है तो 12 लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से चलिए इसको हल करते हैं, 3x। अब यहाँ पर देखिए 2 में जब 0 का गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही हो जाएगा, और बराबर 12 है तो 12 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए जब जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर हमारा 3x हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा। अब देखिए 3 और x के बीच में गुणा छिपा हुआ है, जब उधर भेजेंगे तो भाग में बदल जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 12 बटा में हमारा 3 हो जाएगा। तो कितने बार में कटता है बच्चों, तो 4 × 12, तो x का मान हमारे कितना आ गया, 4 आ
गया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब y का मान 0 रखे ना, तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण का हमको दो दो मान निकल चुका है। अब हम लोग को क्या करना है कि बच्चों इन दोनों समीकरण को लेकर के क्या करना है कि ग्राफ भी खींचने के लिए बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि ग्राफ भी खींचिए, और ग्राफ खींचने के बाद इसमें और कुछ और भी कह रहा है। तो ग्राफ खींचने के लिए बच्चों आप लोग को चाहिए ग्राफ कॉपी, और अब जब एग्जाम में बनाएंगे ना तो आपको चाहिए क्या, एक पेंसिल चाहिए, और यहाँ पर एक चाहिए इंची। तो यहाँ पर देखिए मैं पेंसिल का उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि अगर पेंसिल का उपयोग करूंगा तो आप लोग को अच्छा से नहीं दिख पाएगा, तो इसलिए मैं पेन से ही बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ खींचने के लिए मैं ग्राफ का कॉपी ले लिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए इंची ले लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर चलिए बच्चों, यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं, सबसे पहले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं आप लोगों के सामने एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा को खींच लिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जहाँ पर दो रेखा करती है ना, यहाँ पर इसको बोलते हैं ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु, जहाँ पर 0 0 के रूप का होता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले इन लाइनों का मैं नामकरण कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो यहाँ पर ई वाली लाइन होती है ना, तो इसको हम यक्ष अक्ष बोलते हैं, और ए वाली लाइनों को हम लोग बोलते हैं यक्ष डैश अक्ष, और यहाँ पर जो ऊपर वाली लाइनें होती है इसको बोलते हैं वाई अक्ष, और नीचे जो इसके ठीक नीचे यहाँ पर जो लाइनें होती है ना, इसको बोलते हैं वाई डैश अक्ष। तो कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा कि जो हमारी यक्ष अक्ष की लाइनें होती हैं ना, वो पॉजिटिव होती हैं, और जो यक्ष डैश की लाइनें होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। उसी प्रकार से बच्चों, जो वाई अक्ष की लाइनें होती हैं पॉजिटिव होती हैं, और जो वाई डैश की लाइनें होती है नेगेटिव होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस ग्राफ के मान में आप देखिए कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कितना है, तो उतना ही हम लगे। यहाँ पर देखिए मैं क्या किया हूँ कि सभी मानों को लिख दिया हूँ, ताकि आप लोगों को समझाने में सुविधा हमको पड़े। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर लिख ले रहे हैं संख्या। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, और ठीक जब इधर आएंगे ना, यानी कि एक्स डैश में आएंगे, तो इधर की लाइन जो संख्या होगी ना नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है बच्चों, और जब वाई अक्ष पर जाएंगे ऊपर की तरफ ना, तो वो पॉजिटिव संख्या होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, और ठीक इसके जब नीचे आएंगे ना, तो हमारी संख्या जो होती है नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को ठीक सब कुछ बता चुका हूँ। अब क्या करूँगा कि बच्चों, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि इस मानों को रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले समीकरण में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का मान 0 है, और y का मान कितना है बच्चों, तो 1 है। तो यहाँ पर देखिए x का मान 0 कहने का मतलब, तो 0 हमारा यहीं पर होगा, तो 0 तो हमारा यहीं पर हो जाएगा। लेकिन y का मान हमको कितना बोल रहा है, तो 1 बोल रहा है। अगर -1 बोलता है तो हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, लेकिन 1 बोल रहा है, तो 1 हमारा यहीं पर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लिख लेते हैं। तो x का मान कितना था बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 0 था। तो सबसे पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या, x का मान -1 और y का मान 0। तो यहाँ पर देखिए x का मान -1 इधर जाएगा बच्चों, कि इधर जाएगा, तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि माइनस इधर होता है। तो x का मान यहाँ पर -1 और y का मान 0, तो y का मान 0 यहीं पर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, जो पहले समीकरण का यहाँ पर हम जो मान रखे हैं ना, इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से इस इंची के सहारे मिला लेंगे। तो चलिए बच्चों, इसको हम लोग मिला लेते हैं। यहाँ पर देखिए मिला लिए हम। ठीक, अब मिलाने के बाद यहाँ पर एक इरर का निशान लगा देंगे, और यहाँ पर देखिए जो समीकरण रहेगा ना, इस समीकरण का नाम भी लिख देंगे। तो हमारा x - y बराबर -1 है, तो x - y बराबर -1 है, तो हम समीकरण का नाम भी लिख दिए। अब चलिए बच्चों, दूसरे समीकरण में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे समीकरण में जो हमारा दिया है, x का मान 0 y का मान 6। तो x का मान 0 यहीं पर होगा बच्चों, और y का मान 6 कहाँ पर जाएगा, नीचे के ऊपर, तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर लिख देते हैं।
तो x का मान 0 और y का मान कितना था बच्चों, तो 6 था। यहाँ पर हम लिख दिए। अब चलिए सबसे पहले अब ध्यान दीजिएगा कि x का मान ही लिखा जाता है, अब गलती मत कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा मान दिया है x का मान 4, y का मान कितना है बच्चों 0। तो x का मान 4 कहाँ पर जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा। और y का मान 0, तो 0 इसी लाइन पर होगा। तो x का मान 4 और y का मान 0, तो x का मान 4 और y का मान कितना था बच्चों, तो 0। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा जो दूसरा समीकरण भी, इसका भी हम लोग क्या करेंगे कि इसी तरह से जो पहला समीकरण था, ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि मिला लेंगे। तो यहाँ पर चलिए बच्चों मिला लेते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो जो यहाँ पर जो सवाल है ना 5 नंबर में पूछता है। अगर नहीं समझ में आएगा ना बच्चों, तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारा सब कटा हुआ है ना, इस जो कटान बिंदु हुआ है, यहाँ पर सभी का नामकरण भी कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका हम नाम सबसे पहले यहाँ पर देखिए सवाल में क्या बोल रहा था बच्चों कि त्रिभुजाकार पटल। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुजाकार पटल बन रहा है। तो इस त्रिभुजाकार पटल को क्या कर रहा है कि छायांकित करने के लिए, तो चलिए बच्चों हम छायांकित कर दे रहे हैं। आप पेंसिल से कीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा तो यहाँ पर अच्छा से छायांकित कर दीजिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले इनका नामकरण भी कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा P, ये हमारा हो जाएगा Q, हो जाएगा R। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर त्रिभुज के शीर्षों का भी नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, शीर्ष क्रमशः, ठीक है बच्चों। P बराबर कितना है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले x अक्ष पर देखेंगे 2 है, ठीक है, x अक्ष पर 2 है। और y पर कितना है बच्चों, तो 3 है, तो 2 3 हो जाएगा। तो P का कितना हो जाएगा बच्चों, 2 3 हो जाएगा। Q का कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर चलिए Q का कितना हो जाएगा, तो Q का -1 और 0। और तथा R का कितना है बच्चों, तो R का हमारा है 4 0। जब इतना अपने एग्जाम में करेंगे ना बच्चों, तो जाके आप लोगों को कितना नंबर मिलेगा, तो 5 नंबर मिलेगा। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आए आप लोग वीडियो को क्या कीजिएगा ना, तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि बच्चों वीडियो बनाने के पीछे ना बहुत ज़्यादा ही मेहनत होता है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो बच्चों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है बच्चों, तो 73 दिया हुआ है। तो ये बच्चों जो सवाल है ना बहुत ही आसान है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया है ना, इसीलिए बच्चों क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाएं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग को क्या क्या दिया है, सबसे पहले उसको हम लोगों ने लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले यहाँ कि जब सॉल्व कर रहे हैं तो लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो चीज दिया है ना उसको सबसे पहले लिख लेंगे, यानी कि जो दिया है, ठीक है ना, क्या क्या यहाँ पर दिया है बच्चों, तो यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा दिया हुआ है 11वां पद। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 11वां पद कितना दिया है यहाँ पर, तो 11वां पद हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर 11वां पद बच्चों हमारा दिया है 38, ठीक है ना। तो 11वां पद को हम लोग बच्चों लिख सकते हैं ना a+10d, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a+10d बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, यानी कि हमारा दिया हुआ है। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण बच्चों 1, ठीक है ना, 1 मान लिए। और हमको क्या दिया है बच्चों, तो 16वां पद दिया है, यानी कि 16वां पद कितना दिया है, तो यहाँ पर हम लोग को 16वां पद जो दिया है 73 दिया है, ठीक है। तो 73 दिया है, तो यहाँ पर 16वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a+15d, ठीक है बच्चों। यहाँ पर a+15d हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना दिया है, 73 दिया है। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर जो भी पद हमारा दिया रहता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर a3 दिया है, ठीक है ना, तो a3 दिया है, तो a+ इसको हम लोग लिख सकते हैं 2d, ठीक है बच्चों। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर 5वां पद दिया है, यहाँ पर ऐसे दिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a+4d। आप लोग को समझ में आ रहा होगा इस बात को कि हम इसको कैसे लिखें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग को निकालना क्या है, तो 31वां पद निकालना है, यानी कि
31वां पद हम लोग को क्या करना है कि निकालना है। तो इसको हम देखिए एकदम आसान तरीका से निकालना सिखाएंगे। बस आप क्या कीजिए कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग को समीकरण 1 और 2 मिल चुका है। तो इन दोनों समीकरण को सबसे पहले हल कर हम लोग सार व अंतर और प्रथम पद जब निकाल लेंगे ना, तो दुनिया का हम लोग कोई भी पद निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों से, यानी मात्र 2 सेकेंड के अंदर। तो चलिए इन दोनों समीकरण को हम लोग क्या करते हैं कि विलोपन विधि से सबसे पहले हल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण को क्या करेंगे कि हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे a प्लस 10d दिया हुआ है, बराबर कितना है हमारा 38 है। फिर दूसरा समीकरण क्या हमारा है a प्लस 15d, तो a प्लस 15d बराबर a कितना दिया हुआ है, तो 73 दिया हुआ है। अब इन दोनों को समीकरण को हल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे और यहाँ पर हम लोग का डी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि ए एक खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए 10 में से जब 15, यानी कहने का मतलब यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 10 में से जब 15 को घटाएंगे तो -5d बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 38 में से 73 को घटाना है, ठीक है। तो 38 में से 73 नहीं घटेगा, लेकिन क्या करेंगे कि यहाँ पर 73 में से 38 को घटा करके और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि 73 में से 38 को घटा लेते हैं। तो नहीं, 3 में से 8 नहीं घटेगा तो हासिल देगा, तो 5 13 हो गया। 13 में से 8 घटेगा तो 5 बचेगा। यहाँ पर हमारा 7 था तो हासिल दिया तो 6 हो गया। 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए कम में से ज्यादा घट रहा है तो यहाँ पर -35 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों डी बराबर अब कितना हो जाएगा, आपको -5 और डी के बीच में गुणा छिपा है, उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ पर -35 बटा में, यहाँ पर 35 बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया और 7 5 कितना होता है 35, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर डी का मान हमारा कितना आ गया है बच्चों, यहाँ पर डी का मान आ गया है 7। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग को ए का भी मान चाहिए। तो यहाँ पर डी का मान समीकरण हम क्या कर 1 में या 2 में किसी में भी रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर अब एक क्या है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए समीकरण हमारा एक क्या है, a प्लस 10d बराबर 38 दिया हुआ है। तो a प्लस 10 और d के जगह पर कितना हमारा रख देंगे, तो यहाँ पर 7 रख देंगे, यहाँ पर 7 रख देंगे, बराबर 38 दिया था 38 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस 10 और 7 का गुणा करेंगे तो 70 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना दिया है 38। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का यहाँ पर जोड़ नहीं सकते हैं, तो उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 38 -70 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों को जब घटाएंगे तो चलिए यहाँ पर घटाकर मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि जब घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 38 में से 70 को घटाना है, तो 38 में से 70 नहीं घटेगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 70 में से 38 को घटाकर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर 70 में से 38 को घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 में से 8 नहीं घटेगा, तो ये हासिल दिया तो 10 हो गया। 10 में से 8 जब घटाएंगे तो बच्चों 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 हो गया। 6 में से जब 3 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि कम में से ज्यादा घटा रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए a बराबर जो हो जाएगा हमारा -32। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग को d का भी मान पता चल गया और सॉरी यहाँ पर डी का भी मान पता चल गया और ए का भी पता चल गया। तो हम लोग को निकालना क्या है बच्चों, तो 31वां पद निकालना है। तो यहाँ पर 31वां पद हम लोग को निकालना है। तो 31वां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को समझा चुका हूँ। तो 31वां पद को लिख सकते हैं a प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर 30d, ठीक है बच्चों। तो a का मान हमारा यहाँ पर अभी कितना निकाले हैं बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए -32 है, तो यहाँ पर रख देंगे -32, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 30 और यहाँ पर डी का मान कितना निकाले हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 7 हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर गुणे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर -32 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 30 और 7 का जब गुणा करेंगे तो 210 होता है, आप लोगों को पता ही होगा। अब यहाँ पर देखिए
माइनस और प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। और जिसका चिन्ह बड़ा होता है ना उसी का बस चिन्ह लगा देंगे, वही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए आप लोग को मैं घटाकर बताता हूँ। 210 में से यहाँ पर 32 को घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 में से 2 नहीं घटेगा, तो हासिल दिया तो 10 हो गया। 10 में से यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जब 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, तो यहाँ पर 8 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 0 हो गया ना, क्योंकि 1 था तो हासिल दिया तो 0 हो गया। अब 0 में से यहाँ पर 3 नहीं घटेगा, तो हासिल दिया तो ये भी 10 यानी कि 20 हो गया। 20 में से जब 3 घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पर कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, 178। कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर 31वां पद हमारा कितना हो जाएगा, 178। बिल्कुल आसान सा वाले बच्चों, आप थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं ऐसे सवाल में ना, तो बिल्कुल 100% सही बनाएंगे, मैं दावा के साथ कहता हूँ। तो बच्चों ऐसे ऐसे वीडियो बनाने में ना बहुत सारे मेहनत लगते हैं बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिए ना कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा कीजिए, तभी आप लोग को सवाल समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को माध्यक निकालने सिखाया हूं, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों के साथ। तो चलिए बच्चों, इसको हम लोग बनाते हैं और ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन है ना आपके बिहार बोर्ड में जरूर आएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कक्षा 10 के 51 लड़कियों की ऊंचाई का माध्यक निकालना है। बच्चों आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इसको बिल्कुल 100% समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बच्चों आप लोगों के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में लगभग 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा दिया हुआ है ऊंचाई सेंटीमीटर में है, और इधर हमारा दिया हुआ है लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग कैसे यहाँ पर करेंगे, यानी कि इसको कैसे निकालेंगे। कहने का मतलब कि बच्चों, जो हमारा ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि हम लोग लिख लेंगे वर्ग अंतराल, अंतराल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा ये जो संख्या दिया हुआ है ना, इसको बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं बच्चों, बारंबारता, ठीक है। जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों फ्रीक्वेंसी, जिसको स्मॉल एफ से इंडिकेट किया जाता है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा लास्ट कॉलम बचा हुआ है, इसको बोलते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, जिसको बच्चों सीएफ से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, थोड़ा सा आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर बच्चों इसको हिंदी में भी हम बता देते हैं। इसको बोला जाता है हिंदी में संचयी, संचयी बारंबारता, बारंबारता, ठीक है बच्चों। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, यानी कि सीएफ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कहने का मतलब कि यहाँ पर हमारा वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता भी दिया रहेगा, और हम लोग क्या निकालेंगे कि संचयी बारंबारता हम लोग को निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 4 के ऊपर कोई संख्या नहीं है ना, तो यहाँ पर 4 का हमारा संचयी बारंबारता में यहाँ पर 4 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 में ना यहाँ पर 7 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और प्लस 7 कितना होता है बच्चों, तो 11। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 11। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर 18 का जब निकालना है, तो 11 में क्या करेंगे, 18 जोड़ देंगे। तो चलिए बच्चों, 11 में हम लोग 18 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ पर 1 और 8, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 29 हो गया बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर 11 का जब निकालना है, तो 29 में क्या करेंगे कि 11 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 1 10 के 0, हासिल हमारा कितना बच जाएगा, एक बच गया। जब एक बच गया, तो यहाँ पर देखिए 2 और 1 हासिल 3, सॉरी यहाँ पर देखिए बच्चों 2 और 1 3, 1 हासिल हमारा बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 40 हो गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 40 में यहाँ पर 6 जोड़ना है, तो 40 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा। तो यहाँ पर 46 लिख देंगे, और 46 में 5 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए बच्चों 46 और प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 51 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों कि 51 लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इतना तक तो आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो बच्चों आप लोग नहीं समझ में आया होगा, तो इसको पुनः देखने का कोशिश कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, चलिए बच्चों इसको सबसे पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 6, सॉरी बच्चों 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है। 11 और 1 12 होता है। 12 8 20, 20 7 27,
27 और 4 कितना होता है बच्चों? तो 31। तो 31 के कितना यहाँ पर लिख लेंगे? 1 लिख लिए हम, 1 लिख लिया। और हासिल हमारा कितना बचा है? 3 बचा है बच्चों। आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 3 बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हासिल हमारा कितना बचा हुआ? 3। तो 2 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 मिनट आप लोग समझिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा समझने का जरूरत है। कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर जब इसको हम जोड़े हैं तो कितना आया? 51 आया है। अब यहाँ पर भी हम यहाँ पर जोड़ते गए हैं, सभी संख्याओं में जोड़ते गए हैं, तो यहाँ पर कितना है? 51 आया है। 51 आया है ना। यदि आप यहाँ पर इसको जोड़ रहे हैं 51 आ रहा है, और इसको भी यहाँ पर संचयी बारंबारता निकाल रहे हैं, यहाँ पर भी लास्ट में 51 नहीं आ रहा है, तो आपका सवाल क्या बन रहा है? गलत बन रहा है। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि हमारा जो 51 आया है ना, ये यन का मान हमारा आया है, ठीक है, ये हमारा यन हो गया। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे कि यन बटा में 2 हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यन का मान हमारा कितना है? 51 है। तो यन की जगह पर हम रखेंगे 51, और नीचे हमारा 2 है तो 2 से भाग करेंगे। तो जब 51 में बच्चों यहाँ पर 2 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2, यहाँ पर देखिए 2 दूना के 4, ठीक है, 2 दूना के 4 हो जाएगा। हासिल 1 बचेगा, ऊपर से 1 उतरेगा, फिर 2 पाँचे 10 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हम 10 लिख दिए। कितना बचेगा? 1 कट गया। दशमलव बिठाएंगे तो 0 उतार सकते हैं, तो यहाँ पर 5। कहने का मतलब कि जो बच्चों यहाँ पर कटेगा 51 2 से 25.5 बार में कटेगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा 25.5 आया है ना, तो इससे संचयी बारंबारता में, यानी कि 25.5 से संचयी बारंबारता में, यहाँ पर लिख दे रहे हैं नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर नोट 25.5 से बड़ा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता में संख्या को देखेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या लिखे हैं बच्चों कि 25.5 से बड़ा संचयी बारंबारता में संख्या को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 25.5 से क्या बड़ा होगा? 26 होगा। तो यहाँ पर 26 है, इसमें कहीं पर नहीं है। 27 देखेंगे, 27 भी नहीं है। 28 देखेंगे, 28 भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों की 29 देखेंगे, तो हमारा 29 यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 29 हमारा यहाँ पर है। तो 29 वाले खाना को हम लोग क्या करेंगे कि अंडरलाइन कर देंगे। हमारा यही 29 है, तो यहाँ पर क्या किए हम अंडरलाइन कर देंगे इसको। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों और समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों CF हमारा CF यानी कि CF वाला में देखें 29 यहाँ पर हमको मिल गया, और 29 से जो थोड़ा सा ऊपर होगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा। तो हमारा CF मिल गया। अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पर देखिए बारंबारता में हमारा F कितना हो जाएगा? F बराबर हमारा 18 हो जाएगा। और जो यहाँ पर जो इसमें छोटी संख्या होती है ना, छोटी संख्या दोनों में से कौन सी है? 145, यानी कि पहले वाली संख्या हमारी यल हो जाएगी, और दोनों के बीच का अंतर क्या हमारा हो जाएगा? H हो जाएगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? यानी कि जो हमारा सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि 150 में से 145 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो जो हमारा H का मान आ जाएगा बच्चों, H का बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों की जो जो यहाँ पर चीज किए हैं और निकाले हैं, उसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लिख लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा CF कितना है, तो CF हमारा देखिए 29 से थोड़ा सा ऊपर, 29 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर 11 है। तो CF का मान कितना आ गया बच्चों? तो 11 आ गया। अब उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर F का मान हमारा कितना है? तो F का मान बच्चों जो हमारा है 18 है। तो यहाँ पर 18 भी लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए यल का मान हमारा कितना है बच्चों? तो यहाँ पर यल बराबर हमारा कितना है? 145। तो 145 भी लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए H बराबर कितना अभी निकाले हैं बच्चों? तो H बराबर हमारा आया है 5। तो 5 भी लिख लिए। 5 कैसे आया है? क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखिए 150 में से 145 घटाएं तो कितना आएगा? 5 आएगा। अब यहाँ पर देखिए यन का मान हमारा कितना है बच्चों? तो यन बराबर हमारा कितना आया है? 25.5। इसको भी लिख लिए। अब इसके बाद देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद अब हम लोग सूत्र की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो इसका सूत्र होता है ना, आप लोगों को अगर सूत्र नहीं याद होगा तो मैं आप लोगों को अभी इस सूत्र को क्या कर रहा हूँ कि याद करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों माध्यक बराबर जो सूत्र होता है, माध्यक बराबर हमारा जो सूत्र होता है
यल प्लस यन बटा में 2 माइनस सी एफ बटा में एफ। ठीक है बच्चों, और सभी के गुणे क्या होता है, यच होता है। चलिए इसको एक बार रिपीट करवा देता हूं बच्चों। यहाँ पर माध्यक बराबर जो सूत्र होता है यल प्लस यन बटा में 2 माइनस सी एफ बटा में एफ, और सभी के गुना में क्या होता है, यच। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों। अब क्या करेंगे, जो जो यहाँ पर चीज दिया हुआ है उनके जगह पर उन मानों को क्या करेंगे कि रख देंगे। तो चलिए बच्चों अब हम लोग रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा यल का मान है, यल का मान यहाँ पर देखिए बच्चों कितना है, तो 145। तो यल की जगह पर हम लिखेंगे बच्चों 145। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए यन बटा में 2, यन बटा में 2 का हम मान कितना निकाले हैं बच्चों, यहाँ पर 25.5। तो डायरेक्ट यहाँ पर 25.5 लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर 51 बटा में अगर 2 लिख रहे हैं तो घटाएंगे तो यही हमारी संख्या आएंगी। तो यहाँ पर लिख लिया। अब सी एफ का मान कितना है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए सी एफ का मान हम निकाले हैं कितना है, 11। तो सी एफ की जगह पर हम लिख लेंगे 11। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा एफ का मान कितना है, तो 18। तो 18 लिख लिए। अब यहाँ पर ब्रेकेट और 5, एच का मान कितना है, सॉरी बच्चों एच का मान जो हमारा है यहाँ पर 5, तो 5 लिख लिए। अब यहाँ पर हम लोग की बारी है बच्चों यहाँ पर कैलकुलेशन करने की। तो चलिए बच्चों अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा मजबूत होगा तो आप बिल्कुल इसको आसान तरीके से 100% सही बनाएंगे। अब यहाँ तक आपकी जिम्मेवारी है कैलकुलेशन करना। आप कितना कैलकुलेशन सही तरीके से करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 145, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 25.5 में से अगर 11 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 14.5। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 18, नीचे हमारा 18 है तो 18 हो गया, और गुणे यच। तो यच यहाँ पर यच का मान कितना है, 5, तो 5 हमारा है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इसके बाद क्या होगा, वही प्रोसेस यहाँ पर देखिए 145 प्लस 14.5 बटा में 18 और गुणे 5। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हमारा 18 से 5 नहीं कटेगा, ना तो 18 से हमारा, ना तो 5 से 18 कटेगा। ना ऐसा कोई टेबल है जिससे हमारा 18 और 5 दोनों कट जाए, तो ऐसा कोई टेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए 145 प्लस, अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या करेंगे कि 14.5 में हम लोग 5 से गुणा करेंगे। तो जब इसमें 5 से गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ पर जो हम पहले ही से गुणा कर चुके हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 72.5, और नीचे हमारा कितना है 18, तो 18 को लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर कैसा दिख रहा है, भिन्न के जोड़ जैसा। तो यहाँ पर इसका नीचे एक छिपा रहता है, हर में हमेशा एक छिपा रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों की जरूरत है भिन्न का जोड़ करना, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर अब हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 1 और 18 के एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारा 18 ही होगा, 18 होगा ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 1 से हमारा 18 कितने बार में कटेगा, 18 बार में ही। अब क्या करेंगे कि 18 गुणे 145 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा 18 में 18 का भाग देंगे तो एक ही बार में कटेगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा 72.5 ही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए चलिए गुणा करते हैं। जब इसका गुणा करेंगे ना बच्चों, यहाँ पर कहने का मतलब 145 गुणे जब 18 करेंगे तो हमारा जो आएगा 26 और 10 आएगा बच्चों, क्योंकि मैं पहले से ही गुणा करके रख चुका हूं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा हो जाएगा 26 10, आप चाहे तो गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा 72.5, ठीक है। और नीचे हमारा कितना है 18, तो 18 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इसको जब जोड़ेंगे, चलिए इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे ना बच्चों तो कितना हो जाएगा 26.82.5, ठीक है बच्चों। अब नीचे हमारा 18 है तो 18 लिख लिए। अब ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर भाग करेंगे। तो चलिए भाग करेंगे हम लोग। तो जब भाग करेंगे बच्चों यहाँ पर देखिए 26.82.5 में हम लोग 18 से भाग करेंगे, ठीक है। 18 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 18 एकम 18, तो यहाँ पर 18 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको घटाते हैं ना भाग में, तो चलिए यहाँ पर इसको घटाएंगे जब तक कितना बचेगा। देखिए यहाँ पर 16 में से जब देखिए 8 में, सॉरी जो बच्चों यहाँ पर 6 में से 8 नहीं घटेगा तो हाँसी दे दिया, तो 16 हो गया। 16 में से जब 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ पर 1 बच गया, 1 में से 1 घटा तो हमारा 0 यहाँ पर कट जाएगा। ऊपर से उतारेंगे हम कितना, ऊपर से हमारा जो उतरेगा तो 8 उतर जाएगा। तो यहाँ पर चलिए बच्चों इसको कटाते हैं। तो 18 चौके कितना होता है 72, तो
तो 18 चौके 72 हो गया, तो यहाँ पर 72 लिख दिए। अब इसको घटाएंगे बच्चों, यहाँ पर 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा। यहाँ पर देखिए 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा। ऊपर से क्या करेंगे, 2 उतार देंगे। 18 नवा कितना होता है बच्चों, तो 162। ठीक है, 162 भी हमारा यहाँ पर कट गया। कट गया तो ऊपर देखिए यहाँ पर दशमलव है। जब दशमलव है तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि ये वाला दशमलव यहाँ पर उतार देंगे। तो यहाँ पर उतार देंगे तो ये वाला आप संख्या उतार सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो यहाँ पर जीरो उतार दिए। ठीक है, तो जब जीरो उतार दिए तो ऊपर से हमारा 5 भी उतरा है और जीरो भी उतारेंगे तो डबल अंक और संख्या उतरता है तो यहाँ पर जीरो लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों की क्या हो जाएगा कि पहाड़ा पड़ेंगे। चलिए 18 का 18, 18 दूनी 36, 2 बार में हमारा 18 दूनी 36 होता है, 18 3 54, ज़्यादा हो जाता है। तो जो इसका बच्चों माध्यक हो जाएगा यहाँ पर, माध्यक बराबर जो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर निकल के आएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 149.20, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोगों को माध्यक निकालना बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। यदि बच्चों आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अगर नहीं पसंद आए हुए तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।